Hello everyone, welcome back to Biologics. This is the third lecture of sexual reproduction in flowering plant. इसके पहले के जो दो लेक्चर हैं वो हमने नॉर्मल ब्लैक बोर्ड पे किया है विद चॉक एंड डस्टर. बट आज के बाद इस चैनल पे जितने भी आपके वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं वो सारे हमारे स्मार्ट बोर्ड पे पोस्ट होने वाले हैं. चलिए, अब इसका फ़ायदा क्या है कि जो हम वीडियोस में कट करते थे ना, जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम होती थी, मुझे बनाने में प्रॉब्लम होती थी, तो वो सारी प्रॉब्लम अब आपको देखने नहीं मिलेगी. और एक बहुत मेजर प्रॉब्लम जो कि सॉल्व हो चुका है, जिसके बारे में मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ. एक कमेंट आया था मेरी वीडियो पे कि आप एनसीईआरटी रीडिंग भी करवा दीजिए, जो मुझे भी लगता है कि करना चाहिए, बट मैं नहीं करवा पा रही थी ब्लैक बोर्ड के साथ, जो कि अब हम करवा पाएंगे. अब हम क्या करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, साथ ही साथ एनसीईआरटी रीडिंग भी बड़े आराम से कर पाएंगे. चलिए, इसके पहले के जो दो लेक्चर्स हैं उनमें मैंने ऊपर की सारी चीज़ें कंप्लीट कर दिया एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मैंने कोई भी वर्ड एनसीईआरटी का छोड़ा नहीं है. बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आई एम ऑलवेज देयर. आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, मैं एक वीडियो पक्का बनाकर आपको दे दूँगी. चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मेगास्पोरेंजियम. ठीक है, यानी कि बेसिकली ओव्यूल. अब इस पे मैंने नोट्स ऑलरेडी बना लिए हैं. पहले नोट्स पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी. चलिए, बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ. मेगास्पोरेंजियम, मैंने आपको बोला था अगर कहीं भी आपने माइक्रो वर्ड सुन लिया तो आप समझ जाएंगे कि ये मेल से रिलेटेड है, और कहीं भी अगर आपने मेगा वर्ड सुन लिया तो आप समझ जाएंगे कि ये फीमेल से रिलेटेड है. तो अगर मैं बोल रही हूँ मेगास्पोरेंजियम, यानी कि ये कहीं तो भी फीमेल के पार्ट में आपको मिलने वाला है. अब मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ कि फीमेल पार्ट कौन सा था. ये मैंने बनाया स्टिग्मा, नीचे स्टाइल, और बल्स्ट पार्ट क्या था हमारा, ओवरी, है ना. ये पूरा फीमेल पार्ट था हमारे किसका, एक टिपिकल फ्लावर का. तो अगर मैं बोल रही हूँ कि ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, तो ओवरी के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर मिलता था जिसको आप लोग बोलते थे ओव्यूल. ये ओवरी बाहर वाली, और बाहर वाले ओवरी के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर मिलता था उसको आप क्या बोलते थे, ओव्यूल. मैंने एक और चीज बताई थी कि ओवरी आगे जाके क्या बनाती है, ओवरी आगे जाके बनाती है फ्रूट, और ओव्यूल आगे जाके क्या बनाता है, सीड. खैर, ये सब तो हम लोग आगे पढ़ने ही वाले हैं. देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले पार्ट में मैंने लिख दिया है कि भाई आपका जो मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल है, ये किसके अंदर मिलता है, आपके ओवरी के अंदर मिलता है, जो कि क्या है, एक आपका फीमेल पार्ट है आपके एक टिपिकल फ्लावर का. उसके बाद अब हम देख लेते हैं ओव्यूल की डायग्राम. ये कौन सा ओव्यूल है, ये है मेरा एनाट्रोपस ओव्यूल. ठीक है, ये कौन सा ओव्यूल है मेरा, ये मेरा एनाट्रोपस ओव्यूल है, जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म्स के अंदर पढ़ते हैं. अब इसकी कुछ लेबलिंग्स है, पहले लेबलिंग्स देख लेंगे, उसके बाद हम लोग उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं. तो टोटल मिला के यहाँ पे कुछ लेबलिंग्स है, मैं आपको फटाफट उनके बारे में बता देती हूँ. सबसे जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, सबसे जो आउटर कवरिंग है ओव्यूल की, वो है मेरा इंटीग्यूमेंट. क्या है भाई, इंटीग्यूमेंट. तो जो अंदर वाला है, ये अंदर वाला जो है ना, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, यहीं तक होना चाहिए. ये वाला जो पार्ट है, ये जो अंदर वाली चीज है, ये है मेरा इनर इंटीग्यूमेंट. क्या है भाई, इनर इंटीग्यूमेंट. अच्छा, इसके बाहर वाला जो पार्ट जो सिमिलर सा दिख रहा है, इसको क्योंकि ये बाहर है तो मैं इसको बोलूंगी आउटर इंटीग्यूमेंट. क्या बोलूंगी भाई, आउटर इंटीग्यूमेंट. और ये दोनों बेसिकली क्या करते हैं, ओव्यूल को कवर करके रखते हैं, एक एनवलप बना लेते हैं उसके आजू बाजू, जो कि ओव्यूल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा. ठीक है, ये आगे जाके फिर सीड कोट वगैरह बनाते हैं, मैं आपको बताऊंगी. उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये इंटीग्यूमेंट के अंदर बहुत सारे सेल्स का मास होता है, जिसको मैं क्या कहती हूँ, न्यूसेलस. क्या कहती हूँ भाई, न्यूसेलस. ये न्यूसेलस जो है, इसके पास बहुत ज्यादा फूड जो है वो स्टोर करके रखता है. ये किस लिए, मैं आपको आगे अगेन बताने वाली हूँ. तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अबंडेंट फूड रिजर्व इसके पास प्रेजेंट होता है. उसके बाद ये जो न्यूसेलस है, इसका जो ऊपर वाला साइड है, ये दिखा आपको ऊपर रहा है लेकिन उल्टा रहता है. ये मतलब कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर. मुझे इसको यहां से मिटाना चाहिए था. ये आपका चलाजा है, ये आपका माइक्रोपाइल है. तो मतलब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, जनरली ये आप उल्टा देखते हो, है ना. तो यहाँ पे जो ऊपर वाला एंड है, ये दिख ऊपर रहा है लेकिन ये नीचे वाला पार्ट है, यानी ये बेस वाला पार्ट. इसके लिए मैं बोलती हूँ कि जो चलाजा है ये बेसल पार्ट है, किसका, हमारे ओव्यूल का. और ये बात समझ में, बनाया ऊपर गया है लेकिन है कौन सा पार्ट, नीचे वाला पार्ट. साथ ही साथ अगर मैं यहाँ देखूँ कि अगर ये ऊपर बनाया गया, नीचे वाला पार्ट है, तो ये जो नीचे बनाया गया ये कौन सा पार्ट होगा, ये ऊपर वाला पार्ट होगा. तो नीचे वाला जो पार्ट है जहां पे इंटीग्यूमेंट की कवरिंग नहीं है, उसको मैं क्या बोलती हूँ, माइक्रोपाइल. क्या बोलती हूँ भाई, माइक्रोपाइल. मैंने क्या बोला आपको, मैंने क्या बोला कि एक ओव्यूल रहेगा,
ठीक है, उसके आजू बाजू सारे इंटीग्यूमेंट क्या करेंगे, उसको ऐसे कवर करके रखेंगे, ठीक है, क्या करके रखेंगे, कवर करके रखेंगे। लेकिन कोई तो ऐसा पार्ट है, ये वाला कोई तो पार्ट है जहां पे आपका इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो जिस पार्ट पे आपका इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है, जो पार्ट खाली है, उसको मैं बोलूंगी कि आपका क्या है, माइक्रोपाइल है। अरे ये बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। माइक्रोपाइल क्या है, इंटीग्यूमेंट की कवरिंग जहां पे एब्सेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। फिर आपको चलाजा समझ गया, न्यूक्लियस समझ गया, माइक्रोपाइल समझ गया। ओव्यूल को, ये आपका कौन सा पार्ट है, ये आपका है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या करता है, ओव्यूल को अटैच करके रखता है प्लासेंटा से। ध्यान से सुनिए, प्लासेंटा किसको अटैच करता है, ये आपकी ओवरी, ओवरी, ये आपका ओव्यूल। तो ओव्यूल हवा में तो नहीं उड़ेगा, ओव्यूल आपका किसी तरह से अटैच होना चाहिए आपकी ओवरी से। तो ओवरी से जो ओव्यूल को अटैच करता है उसको मैं बोलती हूँ प्लासेंटा। आ रही है बात समझ में। लेकिन प्लासेंटा और ओव्यूल को जो अटैच करके रखेगा उसको मैं क्या बोलूंगी, फ्यूनिकल। क्या बोलूंगी, फ्यूनिकल। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, फ्यूनिकल और ओव्यूल जहां पे फ्यूज होते हैं जिस पॉइंट पे, उसको मैं कहती हूँ हाइलम। आ रही है बात समझ में। यानी कि बॉडी ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की जो बॉडी है और फ्यूनिकल जहां पे फ्यूज हो रहे हैं, उस पॉइंट को, उस पर्टिकुलर रीजन को मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी हाइलम। और ये बात समझ में, ये एक स्कार की तरह आपको आगे देखने के लिए मिलता है जब ये सारी मैच्योरेशन हो जाती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर का, क्या ये एम्ब्रियो सैक। ये आपका क्या है भाई, एम्ब्रियो सैक। इसके बारे में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी है। एम्ब्रियो सैक क्या है, बेसिकली फीमेल गैमेटोफाइट। और ये बात समझ में, मेल गैमेटोफाइट क्या था, मेल गैमेटोफाइट क्या था, पोलन ग्रेन। वैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सैक। और ये आपको बात समझ में, मेल गैमेटोफाइट क्या था, पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सैक। उसके बाद और कुछ चीजें, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। देखिए जेनेसिस आपने जहां कहीं सुन लिया, जेनेसिस मतलब जनरेशन, जेनेसिस यानी जनरेशन। और मेगास्पोर, मेगा, मेगा नाम सुन लिया, यानी कि फीमेल स्पोर जो है, फीमेल स्पोर का जो जनरेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे बोला जाएगा सिंपल लैंग्वेज में कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम एमएमसी। अब ये एमएमसी क्या है भाई, मेगास्पोर मदर सेल। एमएमसी यानी, एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा मिटाती हूँ, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, लेकिन मुझे उसको रखना है, खैर फिर से लिख लूंगी मैं, ठीक है। एमएमसी यानी, एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल। अब मुझे पता है कि ये मेरा क्या है, पूरा न्यूसिलस है। पहले तो ये प्रेजेंट तो होगा नहीं, सही बात है। तो अगर मैं सिंपल सा एक बिना एम्ब्रियो सैक का अगर मैं ओव्यूल बनाऊं, अगर मैं बिना एम्ब्रियो सैक का ओव्यूल बनाऊं, तो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड होगा, ठीक है, यहाँ पे चलाजल एंड होगा। अब इस चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड से जनरली माइक्रोपाइलर एंड पे जो न्यूसिलस होता है उसमें से कोई एक सेल जो होता है वो एमएमसी कहलाता है, ठीक है। ये एमएमसी कौन है, मेगास्पोर मदर सेल। अब क्योंकि मदर है तो वो किसी चीज को जन्म देगी, बच्चे को जन्म देगी, तो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मेगास्पोर को जन्म देती है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल। इतनी बात समझ में आ रही है। फास्ट हो रहा है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि फास्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार रिविजन करा दूंगी, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम एमएमसी। एमएमसी क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। अब देखिए एमएमसी के बारे में कुछ खास बात है। जनरली ये कहाँ मिलती है भाई, माइक्रोपाइलर रीजन में मिलती है, किसके, न्यूसिलस के। मैंने आपको अभी बताया कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका न्यूसिलस है, ये पूरा अंदर वाला पार्ट। अंदर वाला पार्ट क्या है भाई, ये पूरा अंदर वाला पार्ट न्यूसिलस है, ठीक है। न्यूसिलस का अब क्या है, ये वाला जो आपका पार्ट है ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड, ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड, और ये है आपका चलाजल एंड, ठीक है। नीचे वाला आपका माइक्रोपाइलर एंड, ऊपर वाला क्या है आपका चलाजल एंड। तो जो माइक्रोपाइलर एंड है यहाँ पे भी न्यूसिलस के सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी न्यूसिलस के सेल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी न्यूसिलस के आपके सेल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब न्यूसिलस जो है उसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि मैंने बोला ये मास ऑफ सेल्स है, तो इनमें से कोई भी सेल जो है वो एमएमसी बन सकता है, यानी मेगास्पोर को जन्म दे सकता है। लेकिन जनरली
जनरली जो माइक्रोपाइलर एंड पे आपके प्रेजेंट होते हैं ना सेल्स, न्यूक्लियस वाले, जो माइक्रोपाइलर एंड पे आपके न्यूक्लियस के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वही आगे जाके एमएमसी बनते हैं और फिर वो मेगास्पोर को जन्म देते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपके क्या माइक्रोपाइलर रीजन के जो सेल्स होते हैं न्यूक्लियस के, वो जनरली क्या करते हैं, आपके एमएमसी को जन्म देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ये जो एमएमसी है, इसकी खास बातें क्या है, ये लार्ज सेल होता है, थोड़ा बड़ा होता है। न्यूक्लियस के अगर बाकी सारे सेल्स थोड़े छोटे 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 होंगे, तो जो एमएमसी होगा आपका, जो आगे जाके मेगास्पोर को जन्म देने वाला है, वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। ठीक है, बड़ा क्यों होगा? क्योंकि इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, अगर सबके पास साइटोप्लाज्म थोड़ा नॉर्मल सा होगा, तो इसके पास थोड़ा डेंस होगा, थोड़ा गाढ़ा होगा। आ रही है बात समझ में? फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्या क्या बोला गया कि अगर मैं एक एमएमसी बना दूं, तो अगर बाकी सारे सेल्स ऐसे ऐसे हैं, तो एमएमसी जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, इसका जो साइटोप्लाज्म होगा, वो थोड़ा सा क्या होगा, डेंस होगा एज कंपेयर टू अदर न्यूक्लियस के सेल्स। आ रही है बात समझ में? और इसका जो न्यूक्लियस है थोड़ा क्या होगा, प्रोमिनेंट होगा। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, आपके एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल के। उसके बाद एमएमसी आपका मेगास्पोर मदर सेल बनाता है कैसे? तो एमएमसी की प्लॉइडी होती है 2n, यानी ये डिप्लॉइड होता है। तो ये क्या करता है, मियोटिक डिवीजन करता है। अब हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी सेल मियोटिक डिवीजन कर रहा है, तो एट द एंड उसको 4 सेल मिलेंगे, जो कैसे होंगे, उनकी प्लॉइडी हैप्लॉइड। तो ये एक एमएमसी जो कि 2n है, ये मियोटिक डिवीजन करके 4 मेगास्पोर मदर सेल बनाता है, जिनकी प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? अब एक बार हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं, है ना। चलिए, एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि जो आपका मेगास्पोरेंजियम है, जिसको ही हम लोग ओव्यूल बोल रहे हैं, ये किसके अंदर प्रेजेंट है भाई? अच्छा चलो, वो मैंने अपने हिसाब से लिख दिया था। इसका जो ओव्यूल है, ओव्यूल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लासेंटा बाय मींस ऑफ फ्यूनिकल। मैंने बोला था कि ये आपका फ्यूनिकल है। ठीक है, ये आपका ओव्यूल है। ओव्यूल जो प्लासेंटा, ओव्यूल को प्लासेंटा से जो एक स्ट्रक्चर अटैच करके रखेगा, उसका नाम क्या है, फ्यूनिकल। यही चीज इस लाइन में आपको पढ़ाई गई है। दूसरी लाइन क्या कहती है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन ऑफ हाइलम। मैंने कहा था कि ये जो बॉडी है ओव्यूल की, ये फ्यूनिकल के साथ जिस रीजन पे फ्यूज होगी, जिस रीजन पे क्या होगी भाई, फ्यूज होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलम। ये वाले रीजन पे दिख रहा है आपको फ्यूजन दिख रहा है, ये आपकी ओव्यूल की बॉडी, ये आपका फ्यूनिकल के साथ ओव्यूल की बॉडी जिस रीजन पे फ्यूज है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइलम। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट फिर लिख रहा है कि दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन, ठीक है ये तो चलेगा। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स। मैंने कहा कि एक ओव्यूल जो है उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव, 1 या 2 प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट हो सकती है, जो ओव्यूल को प्रोटेक्ट करके रखेगी, जिसका नाम क्या होगा, इंटीग्यूमेंट्स। अगर बाहर का इंटीग्यूमेंट है तो उसको आउटर इंटीग्यूमेंट बोल देंगे, अंदर का इंटीग्यूमेंट है तो उसको इनर इंटीग्यूमेंट बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है, इंटीग्यूमेंट एनसर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। यानी कि ये जो इंटीग्यूमेंट है, ये पूरे के पूरे ओव्यूल को एनसर्कल यानी कि कवर करके रखता है हर साइड से, एक्सेप्ट एक पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, माइक्रोपाइल। यानी बेसिकली ओव्यूल का वो ऊपर वाला पार्ट जहां पे आपका इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, उस पार्ट को मैं माइक्रोपाइल सिंपली बोल दूंगी। चलिए, उसके बाद यहाँ लिखा है कि अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड द चलाजा रिप्रेजेंट्स द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। मैंने कहा था कि मैंने ओव्यूल को ऐसा सीधा बनाया, लेकिन आप उल्टा बनाइए तो ये आपका बेसल पार्ट मिल जाएगा, जिसको आप क्या बोलोगे, चलाजल एंड। ये जस्ट माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड पे होता है। इतनी बात समझ में आ गई? फिर हमने पढ़ लिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एमएमसी। यहाँ साइड में लिख लेना एमएमसी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी एमएमसी से जब मेगास्पोर बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलिए, जनरली कौन सा साइड में होते हैं, ये आपके माइक्रोपाइलर रीजन पे होते हैं। आपके एमएमसी जो है, कोई भी न्यूक्लियस का तो कोई भी सेल एमएमसी बन सकता है ना, लेकिन जनरली माइक्रोपाइलर एंड का जो सेल है वहीं से एमएमसी निकलते हैं, है ना। जैसे ऐसा होता है ना कि बिहार से ही बहुत ज्यादा लोग जो है ना आईएएस बनते हैं, तो इंडिया के किसी भी रीजन से कोई भी इंसान आईएएस बन सकता है, लेकिन जनरली बिहार से ही बनते हैं। वैसे ही न्यूक्लियस के किसी भी साइड से, कोई भी पार्ट से आपका एमएमसी बन सकता है, लेकिन जनरली माइक्रोपाइलर एंड से ही बनता है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। क्या एग्जाम्पल दिया है मैंने, ठीक है कोई नहीं। चलो,
अच्छा, खासियत क्या है हमारे एमएमसी की कि ये लार्ज सेल्स होते हैं, इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इनका न्यूक्लियस कैसा होता है भाई, प्रोमिनेंट होता है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है आपके एमएमसी के। ठीक है, एमएमसी क्या करता है, म्योटिक डिवीजन करता है और इसके बाद इसको कहाँ दिख रहा है यार, मेगास्पोर बनते हैं, 4 बनते हैं, ये यहाँ पे नहीं लिखा गया लेकिन आपको पता होना चाहिए कि म्योटिक डिवीजन के बाद 4 ही आपको सेल्स देखने मिलेंगे और उनकी प्लॉइडी जो है पहले वाले अगर जो सेल है उनकी प्लॉइडी अगर 2n है तो म्योटिक के बाद, म्योटिक डिवीजन के बाद जो सेल्स बनेंगे उनकी प्लॉइडी हैप्लॉइड हो जाएगी यानी n हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, पहले नोट्स फिर एनसीईआरटी रीडिंग। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो सैक। मैंने बोला था मेल गैमेटोफाइट क्या है आपका, पॉलन ग्रेन, ठीक है, और मेल गैमेट क्या है, जनरेटिव सेल। वैसे ही यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सैक, और फीमेल गैमेट क्या है आगे देखेंगे। फीमेल गैमेट आपका आगे देखेंगे, पहले से ही बता देती हूँ, एग। ठीक है, एग क्या है आपका, फीमेल गैमेट है। चलिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका क्या आएगा, एमएमसी किस रीजन से आएगा, जनरली, जनरली कौन से रीजन से आएगा, माइक्रोपाइल से, माइक्रोपाइलर रीजन से आएगा आपका कौन, एमएमसी। एमएमसी ने क्या किया, म्योटिक डिवीजन किया। एमएमसी की प्लॉइडी थी 2n, तो म्योटिक डिवीजन के बाद जो 4 सेल्स बनेंगे उनकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड। और ये जो 4 सेल्स बन रहे हैं इनको हम लोग बोल रहे हैं मेगास्पोर। इतनी बात समझ में आएगी। मेगास्पोर से क्या होते हैं कि इसमें से जो 3 है वो क्या कर जाएंगे, डिजेनरेट कर जाएंगे और सिर्फ एक फंक्शनल बचेगा। और ये एक फंक्शनल मेगास्पोर से जब आगे डेवलपमेंट होगा और फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ध्यान से सुनना, सबसे पहले माइक्रोपाइलर एंड था। माइक्रोपाइलर एंड के न्यूक्लियस के सेल्स में से कोई तो भी एक चोजन सेल क्या बना, आपका एमएमसी। इतनी बात समझ में आ गई। एमएमसी की प्लॉइडी क्या थी, 2n, क्योंकि न्यूक्लियस की भी प्लॉइडी क्या है, 2n। तो एमएमसी ने क्या किया, म्योटिक डिवीजन किया। म्योटिक डिवीजन करने के बाद उसने 4 सेल्स बनाए जिनकी प्लॉइडी क्या हो गई, हैप्लॉइड। और इन 4 हैप्लॉइड सेल्स को मैंने बोला मेगास्पोर। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद ये 4 के 4 मेगास्पोर जो है डेवलप नहीं करते, इनमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक फंक्शनल बचता है और आगे जाके डेवलप करता है। ठीक है, तो एक फंक्शनल मेगास्पोर से जब आगे डेवलपमेंट होता है और एक पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक बनता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। आ रही बात समझ में। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है कि एक फंक्शनल मेगास्पोर से जब डेवलपमेंट होकर पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक बनेगा तो इस प्रोसेस को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, इसको क्लोज करना पड़ेगा। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, एक फंक्शनल मेगास्पोर था, ठीक है, जो कि हमने यहां बना लिया था। What's happening? कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है गाइस, कोई नहीं, बड़ा नहीं हो रहा। ओके, नो इश्यूज। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट से हम कहां तक पहुंच गए, अभी एक फंक्शनल मेगास्पोर तक पहुंच गए। तो इस फंक्शनल मेगास्पोर को हम लोग लेंगे और इसमें माइटोसिस कराएंगे। माइटोसिस कैसा, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होता है, अच्छा पहले समझते हैं जनरल माइटोसिस में क्या होता है। माइटोसिस में क्या होता है कि एक 2n का सेल आएगा, ठीक है, वो माइटोसिस करेगा और 2 सेल्स बना लेगा, ठीक है, जिनकी प्लॉइडी क्या होगी, सेम एज बिफोर यानी कि 2n। लेकिन अगर मैं बोलूं फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, अगर मैं बोलूं फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस तो यहाँ पे 2n वाला जो सेल होगा ये फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस करेगा और यहाँ एक ही सेल बनेगा बट यहाँ पे 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे। और ये बात समझ में पक्का। नॉर्मल माइटोसिस में क्या हुआ, एक सेल था, उसने माइटोसिस किया, 2 सेल बन गए। लेकिन फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस में सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ। आ रही है बात समझ में पक्का। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर है, इसने माइटोसिस किया। कैसा माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं। तो यहाँ पे अगर एक न्यूक्लियस था पहले, तो फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस के बाद 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक और बार इसमें फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, तो अगर 2 थे तो 2 के 4, 4 के 8,
तो अगर 2 न्यूक्लियस वाला स्टेज है तो उसको हम लोग बोलेंगे 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। 4 न्यूक्लियस वाला स्टेज है तो 4 न्यूक्लिएटेड, और ऐसे 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक जब बन जाता है उसके बाद आपका क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना, एक सेल था, इसके अंदर टोटल 8 न्यूक्लियस थे। जब 8 न्यूक्लियस आ गया तो इसके अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, लेकिन सिर्फ 6 सेल्स के आजू बाजू आपको सेल वॉल देखने मिला। क्या देखने मिला भाई, 8 में से सिर्फ 6 न्यूक्लियस ऐसे थे जिनके आजू बाजू आपको सेल वॉल देखने के लिए मिला, और ये लोग अपना अलग सेल बनाकर पोल्स पे क्या हो गए, बैठ गए। इतनी बात आपको समझ में आई? पक्का? क्या बोला गया है कि फीमेल गैमेटोफाइट आपका बन चुका है, इसमें 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस है। क्यों? क्योंकि 6 of 8 न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय वॉल, यानी कि 8 न्यूक्लियस में से जो 6 न्यूक्लियस थे उनके आजू बाजू क्या हो चुकी है, वॉल बन चुकी है। जो बचे हुए 2 हैं इनको हम लोग बोलते हैं पोलार न्यूक्लियस, और ये कहाँ सिचुएटेड है भाई, एग अपैरेटस के नीचे, यानी लार्ज सेंट्रल सेल। अरे ये बात समझ में? पक्का? मान लो कि मैंने ऐसे 4 इसको हटाओ, मान लो मैंने ऐसे मान लो ये मेरे 8 लोग हैं, ठीक है। मान लो मैंने एक इंसान को अलग घर दे दिया, एक को अलग घर दे दिया, एक को अलग घर दे दिया, नीचे भी मैंने वैसा ही कुछ काम किया, तो इसको तो इवेंचुअली एक बाउंड्री मिल जाएगी ना भाई, इसको तो इवेंचुअली एक बाउंड्री मिल जाएगी कि हाँ भाई इस बाउंड्री के ऊपर दूसरे वाले का घर है, इस बाउंड्री के नीचे दूसरे वाले का घर है, मुझे उस बाउंड्री में नहीं जाना। तो अगर आपने 6 लोगों की बाउंड्री बना दी है तो 2 लोग तो ऑलरेडी एक बाउंड्री में आ जाएंगे। तो इस बाउंड्री में जो 2 लोग बैठे हुए हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं भाई? सेंट्रल सेल। और इसमें कौन प्रेजेंट है? आपके 2 न्यूक्लियस, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियस। आ रही है बात समझ में? पक्का? इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब क्या होता है कि ये चलाजल एंड है आपका और ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये उल्टा होता है, ठीक है, यानी कि ये बेसिकली ऐसा होना चाहिए, ये माइक्रोपाइलर एंड होना चाहिए था, ये चलाजल एंड होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे आपका एग सिनर्जिड्स होना चाहिए था, यहाँ पे होने चाहिए थे आपके एंटीपोडल्स, और यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, सेंट्रल न्यूक्लियस, यानी कि बेसिकली आपका पोलर न्यूक्लिया यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए था। इसलिए जब आप ये पढ़ोगे बिलो एग अपैरेटस तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अगर एग अपैरेटस है तो इसके नीचे आपका कौन प्रेजेंट है, आपके पोलर न्यूक्लियाई, किसके अंदर, आपके सेंट्रल सेल के अंदर। इतनी बात समझ में आई? पक्का? उसके बाद यहाँ आप देखोगे कि ऊपर वाले जो सेल्स है ये ऊपर है, लेकिन ऊपर है क्या, नहीं, नीचे है। मैंने क्योंकि पिछला वाला डायग्राम में चलाजा ऊपर बनाया था तो यहाँ पे भी चलाजा को मैंने ऊपर ही रहने दिया है, ठीक है। तो चलाजल एंड पे जो 3 सेल्स आपको देखने मिल रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल्स। क्या बोलते हैं भाई? एंटीपोडल्स। चलाजल एंड के जस्ट अपोजिट में आपको माइक्रोपाइलर एंड देखने मिलेगा, जहां पे अगेन आपको 3 सेल्स देखने मिलेंगे, जिनमें 2 को आप सिनर्जिड्स बोलते हो, इसको और इसको आप क्या बोलोगे, सिनर्जिड्स। लेकिन जो बीच वाला सेल है इसको आप क्या बोलोगे, एग, और यही है आपका फीमेल गैमेट। क्या है भाई? फीमेल गैमेट। अच्छा, एग और सिनर्जिड्स को मिला के आप क्या बोलते हो, पूरा का पूरा एक एग अपैरेटस है आपके कौन से एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है। बीच का आपका सेंट्रल सेल हो गया, और कुछ बचा है क्या? नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज लिखी है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ भाई, 8 न्यूक्लियस है। सेल कितना होना चाहिए? 7। देखते हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 4 5 6, इनकी बाउंड्री सेट हो गई, तो इसको भी तो एक बाउंड्री मिल गई, बिना बनाए ही एक बाउंड्री मिल गई। तो ये वाला जो सेल है जिसको अगेन दूसरी बाउंड्री मिली है, इसको मिला के हमारे पास टोटल कितने सेल्स है भाई? 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है, किसमें? एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट में। आ रही है बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई है तो आपको एनसीईआरटी बहुत आराम से समझ में आ जाएगी, एक बार देख लेते हैं। चलिए, इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 डीजेनरेट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओनली फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए, यहाँ से रीड करते हैं। The nucleus of functional megaspore divides mitotically to form 2 nucleus which moves to opposite pole forming 2 nucleated stage। यानी एक फंक्शनल मेगास्पोर था, बना ही लेते हैं ना, इश्यू क्या है। एक फंक्शनल मेगास्पोर था, इसने क्या किया, माइटोटिक डिवीजन किया, वो भी कैसा, फ्री न्यूक्लियर वाला। यहाँ दिख रहा है ना
कि आपका जो न्यूक्लियस था उसमें से जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें माइटोटिकली डिवाइड किया, क्या बनाया, टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। मैंने बोला था कि अगर एक में आपको दो न्यूक्लियस देखने मिल जाए तो आप इसको बोलोगे टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, हमने डायग्राम में ऑलरेडी देख लिया। फिर उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि two more sequential mitotic nuclear division results in formation of 4 nucleated and then later 8 nucleated stage of embryo sac। मैंने कहा था कि 3 टोटल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने वाले हैं, जिसमें पहले डिवीजन के बाद टू न्यूक्लिएटेड स्टेज बनेगा, दूसरे डिवीजन के बाद 4 न्यूक्लिएटेड, और आखिरी डिवीजन यानी थर्ड डिवीजन के बाद आपका क्या बनेगा, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। फिर उसके बाद इट इज इंटरेस्टेड टू नोट दैट माइटोटिक डिवीजन हियर आर फ्री न्यूक्लियर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज के बाद क्या होगा, आपका सेल वॉल्स आर लेड डाउन, यानी बेसिकली सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है आपके 8 में से 6 न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। 8 न्यूक्लियस थे, उनमें से 6 के अराउंड आपका सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 बीच में बैठ जाएंगे जिनके अराउंड इनडायरेक्टली अगेन सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, उनको बाउंड्री मिल जाती है, ठीक है, लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, 6 of the 8 nucleus are surrounded by the cell walls। मैंने आपको बताया 6 जो है सिंगल न्यूक्लियस के अराउंड आपका क्या बन जाता है, सेल वॉल बन जाता है, और 2 आपके बीच में आ जाते हैं। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियस कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus, अगर मैं उल्टा बनाऊं तो, एंड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये, लार्ज सेंट्रल सेल। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए, there are characteristic, यहाँ से पढ़ते हैं, there is a characteristic distribution of cell within the embryo sac, 3 cells are grouped together at the micropylar end constitute the egg apparatus, ठीक है। egg apparatus में क्या प्रेजेंट होगा, 2 synergids प्रेजेंट होंगे और 1 egg cell प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग फीमेल गैमेट भी बोलते हैं, ठीक है। synergids के पास एक, हाँ ये नहीं किया है हमने, ये मैं आपको बताती हूँ क्या है, ठीक है। तो 3 cells are ठीक है, 3 cells are at the chalazal end and are called antipodals, ये भी मैंने आपको बता दिया। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक में आपके 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्टेज आपको देखने के लिए मिलता है। जो लाइन हमने नहीं की है वो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, अलग से बना लेते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको मैं बोल रही हूँ चलाजल एंड, ठीक है, इसको मैं बोल रही हूँ माइक्रोपाइलर एंड। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो चलाजल एंड है इसके पास एंटीपोडल्स प्रेजेंट होंगे, माइक्रोपाइलर एंड के पास होगा एग अपैरेटस। एग अपैरेटस में एक एग सेल होता है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। ये जो 2 सिनर्जिड्स होते हैं इनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे 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 कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा पोलन ट्यूब है, हमारा मेल गैमेट को पोलन ट्यूब लेकर आता है हमारे फीमेल गैमेटोफाइट के पास। लेकिन अगर मानो कि मैं आपको बोलूं कि आज आप लोग आ जाओ मेरे घर, ठीक है, तो आप दुनिया भर में मेरा घर ढूंढते चलोगे, सही बात है। अगर मैं आपको नहीं बताऊं, अगर मैं आपको डायरेक्शन नहीं दूं कि आपको यहाँ से राइट लेना है, वहां से लेफ्ट देना है, ये वाली बिल्डिंग देखनी है, फिर आपको आगे आना है, मेरा घर मिल जाएगा, तो आप नहीं आ पाओगे, सही बात है। वैसे ही मान लो कि अगर ऊपर से कोई पोलन ट्यूब आ रहा है, उसको यहीं से एंटर करना है, तो उसको कौन बताएगा कि आपको कहाँ से एंटर करना है, तो उसको बताएंगे हमारे फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम क्या है कि आपका जो पोलन ट्यूब आ रहा है ऊपर से, उसको थोड़ी गाइडेंस दो कि भाई तू ऊपर से आ, फिर नीचे से टर्न ले, फिर नीचे से आएगा अगर, तो तुमको हम मिल जाएंगे, यहाँ आके आपको फ्यूज होना है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज कराना है, आगे की प्रोसेस आप देखते बैठो। आ रही है बात समझ में। अगर हमारा ये पोलन ट्यूब है, ये लेकर आ रहा है हमारे मेल गैमेट को, तो ये मेल गैमेट को अगर मुझे लाना है फीमेल गैमेट की तरफ, तो कोई ना कोई बंदा होना चाहिए जो उसको डायरेक्शन दे कि हाँ भाई ऊपर से आप नीचे आओ, फिर यहाँ से टर्न लो, फिर नीचे से आप एंटर करोगे तो आपको जगह मिल जाएगी। तो वो जो डायरेक्शन देने वाला काम है, पोलन ट्यूब को जो इंसान जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपका डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शन देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिलीफॉर्म अपैरेटस। यही चीज वहां पे लिखी हुई है, एक बार देख लेते हैं, है ना। अब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। The synergids have special cellular thickening at the micropylar tip
called filiform apparatus which plays an important role in guiding the pollen tube into the synergids. हमारे pollen tube को synergids के पास आना है, फिर आगे जाके फ्यूजन करवाना है, मेल गैमेट्स को देना है, तो ये डायरेक्शन कौन देगा? ये डायरेक्शन देगा हमारे फिलिफॉर्म अपैरेटस। यहाँ पे बना हुआ होगा अगर तो ये देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको सेल्यूलर थिकनिंग, इनको हम लोग बोलते हैं फिलिफॉर्म अपैरेटस। ऊपर से जब पॉलन ट्यूब आ रहा होता है हमारे मेल गैमेट को लेकर, तो उनको डायरेक्ट करने का काम कौन करते हैं? हमारे फिलिफॉर्म अपैरेटस, कि हाँ भाई नीचे आओगे तो आपको हम लोग मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी पढ़ लेते हैं भाई। चलिए दोस्तों, पॉलिनेशन का बेसिक देखो, यहाँ तक समझ में आया है क्या? अगर कोई भी चीज़ फास्ट हो रही है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है ना, तो बिल्कुल कमेंट करना, मैं बिल्कुल अलग से एक वीडियो बनाऊंगी और डेफिनेटली आपको समझाने की कोशिश करूंगी अगेन। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। पॉलिनेशन देख लेते हैं। पॉलिनेशन क्या है भाई? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहाँ मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है कौन सा प्लांट, क्यों? क्योंकि सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। क्या बोल रही हूँ समझते हैं? यहाँ मैंने लिखा नहीं है ना। आ जाइए दोस्तों, जल्दी जल्दी चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पॉलिनेशन जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, मेन दो टाइप के हो सकते हैं। कौन से? एक तो सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा तो क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, पॉलिनेशन का मतलब आपको समझ गया राइट, कि एंथर से आपको पॉलन ग्रेन लाना है और स्टिग्मा पे जाकर लैंड कराना है, आगे का वो लोग देख लेंगे। पॉलिनेशन का मतलब अगर समझ गया तो सेल्फ और क्रॉस समझाना बहुत ईजी है। सेल्फ यानी मैं खुद, सही बात है। तो अगर एक प्लांट है, ठीक है, उस पे एक फ्लावर है, मेरी डायग्राम पे ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। एक प्लांट है, उस पे एक फ्लावर है, तो वो फ्लावर अगर मानो कि मैं ऐसे बना रही हूँ, ये फीमेल पार्ट उस फ्लावर का, ये मेल पार्ट, मानो ये एक प्लांट है, इसका ये फ्लावर है, फ्लावर में क्या है? फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है। तो जब एक ही प्लांट का जो एंथर है वो उसी प्लांट के स्टिग्मा को क्या कर दे? पॉलिनेट कर दे, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन हो गया है। यानी बेसिकली, इसको मिटाओ, बेसिकली pollen of same anther falls on stigma of the same flower। ठीक है, जब आपका एक फ्लावर का जो एंथर में से जो पॉलन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट करते हैं, उसी पे फॉल करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे भाई? सेल्फ पॉलिनेशन हो गया है। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि एक फ्लावर होगा, ठीक है, उसका मानो कोई तो भी रीजन है जिसकी वजह से उसके एंथर उसके स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पा रहे, या फिर मान लो कि ऐसा सोच के चलो कि जो फ्लावर है वो कैसा है? यूनिसेक्सुअल है, यानी कि उसके पास सिर्फ फीमेल पार्ट है, और एक दूसरा फ्लावर है जो कि कैसा है? अगेन यूनिसेक्सुअल है, और उसके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट है। ठीक है, तो जब दूसरे फ्लावर का, ध्यान से सुनो, दूसरे फ्लावर का एंथर जब पॉलन को शेड करे और दूसरे फ्लावर का पॉलन आके गिर जाए किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन हो गया है। इतनी बात समझ में आई? क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि pollen of anther falls on stigma of another flower। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? यहाँ क्या हुआ? एक ही फ्लावर था, उसी फ्लावर का पॉलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर गया। यहाँ क्या हुआ? दो फ्लावर थे,
एक फ्लावर का पॉलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिर गया तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन समझ गया। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आपको पॉलिनेशन के टाइप्स मिलेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्या, नहीं हो रहा है, छोड़ो। अब यहाँ आपको पॉलिनेशन के टाइप मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, यानी कि सेम प्लांट का पॉलन है कि दूसरे प्लांट का पॉलन है कि दूसरे फ्लावर का पॉलन है, इसके बेसिस पे पॉलन कहाँ से आ रहा है, इसके बेसिस पे आपके तीन तरह के आपको क्या देखने मिल जाएंगे, पॉलिनेशन देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहला है ऑटोगैमी, जिग्नोगैमी और जीनोगैमी। ऑटो यानी कि सेल्फ, ठीक है, गैमी यानी गैमेट, ठीक है, ऑटो यानी सेल्फ, गैमी यानी गैमेट। तो जब सेम फ्लावर का पॉलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाए तो ऑटोगैमी हो जाती है, यानी यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। जिग्नोगैमी में क्या होगा, ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है लेकिन जेनेटिकली ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या चीज है मैं आपको बताती हूँ। मान लो एक फ्लावर था, सॉरी एक प्लांट था, ठीक है, इस पे थे 2 फ्लावर, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, मैंने क्या बोला, सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा, जब सेम फ्लावर का पॉलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन। जब एक फ्लावर का पॉलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन। यहां देखो, इस फ्लावर का क्या हो गया, पॉलन आ गया, पॉलन, और इस फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिर गया, इस फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिर गया, तो ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। सही बात है, क्यों, क्योंकि फ्लावर तो दो अलग अलग थे ना, लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि फ्लावर अलग थे लेकिन प्लांट सेम। और ये बात समझ में, सेल्फ पॉलिनेशन यानी एक ही फ्लावर का पॉलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिर जाए और पॉलिनेशन हो जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कब, अलग फ्लावर का पॉलन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिर जाए तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे क्या हुआ, एक फ्लावर था उससे पॉलन आया, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर गया तो ये फंक्शनली क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। ये एक फ्लावर था, इस फ्लावर का पॉलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर गिरा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि वो दोनों फ्लावर जो है वो एक ही प्लांट के थे, ठीक है। तो जेनेटिक जो उनका पूरा स्ट्रक्चर था, जेनेटिक जो था उनका वो सेम था, इसलिए जेनेटिकली क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, यानी कोई भी अंतर दोनों में हमको देखने के लिए नहीं मिला। क्योंकि अगर ये प्लांट टॉल होगा तो इसके अंदर भी टॉल वाले कैरेक्टर्स होंगे, इसके अंदर भी टॉल वाले कैरेक्टर्स होंगे। और ये बात समझ में, तो जो भी सीड बनने वाला है उसके अंदर कैरेक्टर टॉल के ही आने वाले हैं। और ये बात समझ में आपको पक्का। जीनोगैमी ऑन द अदर हैंड क्या है, प्योरली क्रॉस पॉलिनेशन, यानी यहाँ पे दोनों प्लांट ही अलग हो जाते हैं। इस प्लांट के इस फ्लावर का पॉलन क्या आता है, दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे के स्टिग्मा पे जाकर अटैच हो जाता, मतलब फॉल हो जाता है और वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। ये प्योरली क्रॉस पॉलिनेशन है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो। चलिए उसके बाद क्या देखेंगे कि अब ये कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए कुछ कंडीशंस है जो आपके एक फ्लावर में होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या, कि एंथर और स्टिग्मा क्या है, साथ में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट होना चाहिए। एंथर है लंका में और आपका स्टिग्मा है जम्मू में, तो ऐसा कुछ पॉलिनेशन तो हो नहीं पाएगा, काफी दूर दूर अगर चीजें हुई तो, है ना। तो इसीलिए आपका एंथर और स्टिग्मा जो है वो दोनों पास पास में एक दूसरे के करीब में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मान लो कि पॉलन पहले मैच्योर हो गया, ठीक है, लेकिन अभी तक जो स्टिग्मा है वो मैच्योर ही नहीं हुआ है कि उस पॉलन को लेके आगे की प्रोसेस कर पाए, तो कोई मतलब है क्या उस पॉलन का उस स्टिग्मा पे गिर के, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इनका जो मैच्योरेशन है किसका, आपके पॉलन रिलीज का और स्टिग्मा के रिसेप्टिविटी का, तो ये दोनों का जो टाइम है ये सिंक्रोनाइज होना चाहिए, यानी कि सिंक्रोनी होनी चाहिए। यानी पॉलन, एंथर और स्टिग्मा दोनों का मैच्योरेशन जो है सेम टाइम पे होना चाहिए। पॉलन का रिलीज और स्टिग्मा की रेसिप्टिविटी क्या होनी चाहिए, सेम टाइम पे होनी चाहिए, यानी सिंक्रोनाइज होनी चाहिए दोनों। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये दोनों नहीं हुआ तो आपका क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। नोट करने वाली बात क्या है कि कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना, ठीक है। कॉमेलिना ऐसे कुछ 3 एग्जांपल्स है आपके, जो कि क्या करते हैं, कुछ 2 टाइप के फ्लावर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एक है चैस्मोगैमस फ्लावर
और दूसरा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। चास्मोगैमस फ्लावर क्या करता है, इसके जो पार्ट्स हैं वो कैसे होते हैं, यानी बेसिकली कौन से पार्ट, स्टिग्मा और एंथर, तो ये दोनों पार्ट्स कैसे होते हैं भाई, एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक है, अगर एक्सपोज्ड हुए तो चांसेस है कि क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। सही बात है, हो सकता है ना कि मान लो कि यहाँ पे आपका क्या है, स्टिग्मा है, ये एंथर है, ठीक है, सेमी फ्लावर का। अगर ये दोनों एक्सपोज्ड हुए तो हो सकता है कि ये एंथर इस पे भी गिर सकता है, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी कि उड़ के कहीं और भी जा सकता है। तो क्योंकि ये चास्मोगैमस फ्लावर है और इनके पार्ट्स एक्सपोज्ड है, तो यहाँ पे बोथ सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, दोनों टाइप के पॉलिनेशन होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर की अगर हम लोग बात करें तो ये लोग कभी ओपन ही नहीं होते। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं भाई, कभी ओपन ही नहीं होते। तो अगर एक फ्लावर बंद है, अगर एक फ्लावर कैसा है भाई, बंद है, यानी कि इनका जो पार्ट है ये एक दूसरे के अलावा किसी और के पास जा ही नहीं सकते, तो ना चाहते हुए भी अगर ये फ्लावर नहीं भी चाहता होगा तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्रॉस पॉलिनेशन का होने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि फ्लावर ही ओपन नहीं हो रहा। और ये बात समझ में। दूसरी इसमें बहुत अच्छी चीज क्या की गई है, क्योंकि देखो हमने सुना होगा कि पॉलिनेशन कराने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स लगते हैं, बीज है ना, उनके पीठ पे, उनके जो बॉडी है उस पे क्या हो जाते हैं, पॉलन चिपक जाते हैं, फिर वो किसी और फ्लावर पे जाते हैं तो वहाँ पॉलन छट जाते हैं और सारी चीजें होती हैं, हम लोग आगे पढ़ने भी वाले हैं। तो पॉलिनेशन जनरली पॉलिनेटर्स का रिक्वायरमेंट होता है पॉलिनेशन करवाने के लिए, लेकिन क्योंकि ये वाले फ्लावर कभी खुलते ही नहीं, तो यहाँ पे किसी भी पॉलिनेटर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अरे ये बात समझ में पक्का, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉलिनेटर का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे अश्योर्ड सीड सेट है, यानी कि यहाँ पे सीड बनेगा ही बनेगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, हमको पता है पॉलिनेशन के बाद क्या बनता है, सीड बनता है। तो यहाँ पे फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता, एंथर कहीं जा ही नहीं सकता, एंथर कहीं जा नहीं सकता तो पॉलिनेशन कराएगा ही कराएगा, और पॉलिनेशन अगर कराएगा तो इवेंचुअली सीड बनेगा ही बनेगा, यानी कि अश्योर्ड सीड सेट। आ रही है बात आपको समझ में पक्का। चलिए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं NCERT। चलिए, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन। पॉलन कहाँ से आ रहे हैं, इसके बेसिस पे हमने 3 तरह के पॉलिनेशन देखे, जिसमें सबसे पहला है ऑटोगैमी, दूसरा है जिक्नोगैमी और तीसरा है जीनोगैमी। चलिए, ऑटोगैमी क्या है, इन दिस टाइप pollination is achieved with the same flower, transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower, यानी कि सेम फ्लावर का पॉलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिर जा रहा है, यानी कि ऑटोगैमी हो जा रही है। नॉर्मल फ्लावर में क्या होता है, ओपन, नॉर्मल फ्लावर क्या करता है, ओपन करता है, उसके एंथर और स्टिग्मा क्या रहते हैं, एक्सपोज रहते हैं, इसीलिए ऑटोगैमी यहाँ पे रेयर होती है। लेकिन कंडीशंस क्या है ऑटोगैमी कराने का, यहाँ पे सिंक्रोनी होनी चाहिए पॉलन रिलीज में और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में, हमने पढ़ लिया। एंथर और स्टिग्मा क्या है, क्लोज होना चाहिए, एक दूसरे के पास पास में बैठे हुए रहना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल्स है ऑक्सैलिस, वायोला और कमेलिना। ये क्या है, चास्मोगैमस फ्लावर्स है, 2 तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। पहला है चास्मोगैमस, जो कि क्या करते हैं, एंथर और स्टिग्मा को एक्सपोज करते हैं, जिसकी वजह से आपका सेल्फ और क्रॉस दोनों भी पॉलिनेशन हो सकता है। फिर आते हैं आपके क्लिस्टोगैमस, ये कभी ओपन ही नहीं होते, जिसकी वजह से इसमें ना चाहते हुए भी अगर फ्लावर नहीं भी चाहता होगा तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इसमें अशॉर्ट सीड सेट आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे किसी भी तरह के पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, जिग्नोगैमी क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। समझे, सेम प्लांट हो गया, इसलिए फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ये क्या है, ऑटोगैमी की तरह है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। जीनोगैमी क्या है, ये प्योरली क्रॉस पॉलिनेशन है, यानी कि यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा होता है ऑफ डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट होगा तो इवेंचुअली फ्लावर को डिफरेंट होना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन से पढ़ेंगे। हमने आज मुझे लगता है 4 पेजेस कंप्लीट कर लिए, ये भी चला गया। ओके, थोड़ा सा वेट कर ले क्या इसके आने का, आ जाओ यार, धोखा बहुत देती है चीजें मुझे, गद्दारी। अरे यार, 11th भी चला गया, ठीक है, 12th भी गया, सब गया, पूरा पूरा ही गया। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने मुझे ये चीज़ याद है कि हमने 9th से स्टार्ट किया था, है ना, हमने 9th से स्टार्ट किया था और अभी हम 12th पे, यानी कि हमने आज 4 पेजेस अराउंड कंप्लीट कर लिए। कल हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट्स से पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज की सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आज क्योंकि हमारे पास पार्ट बोर्ड था तो हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ भी नहीं है, और ये वीडियो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लॉन्ग होगी, जितनी हो सकती थी ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन अब नहीं होगी। अरे आ गया, ओके फाइन।
देखो ये डायग्राम हमने देखी नहीं ना, देखो ये एक मेगास्पोर मदर सेल था, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का कोई भी सेल मेगास्पोर मदर सेल बन सकता है। इसने क्या बनाया, इसने बनाया मेगास्पोर डायड और फिर उसके बाद मेगास्पोर टेट्राड, और इनकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, इनकी प्लॉइडी हो जाएगी हेप्लॉइड, यानी बेसिकली यहाँ मियोसिस हुआ है, ठीक है। फिर एक फंक्शनल मेगास्पोर होगा, यहाँ पे एक बना लेना। इसने क्या किया, माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस करके 2 बनाया, फिर 4, फिर 8, फिर इसके 8 न्यूक्लियस था, 8 में से 6 न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या बन गया, सेलुलर फॉर्मेशन हो गया। बाकी के जो 2 है वो बीच में रह गए। ये वाला पूरा हमने देख लिया है। तो हमने काफी सारा कुछ आज कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको आज की चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की चीजें पढ़ेंगे, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं आपका बिल्कुल भी जवाब देने वाली हूँ। नहीं देने वाली ऐसा फ्लो में निकल जाता, बट ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल बहुत जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊंगी, और आई होप आपको आज की सारी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।